नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी देंगे। बादरा आसपास से खबरें आपको प्रमुखता के साथ बताएंगे। दोस्तों, आज कांग्रेस को नया कैप्टन मिला है। वहीं कल 20 अक्टूबर को बादरा में भी राजनीतिक घटनाक्रम एकाएक पलटी खा रहे हैं। दोस्तों, स्वर्गीय लालचंद डूडी की कल पुण्यतिथि है 19वीं, उसके ऊपर कार्यक्रम है, नई घोषणाएं हो सकती है। विस्तार से आपको समाचार बताएंगे। उधर 20 अक्टूबर को उपखंड का घेराव होगा। किसानों द्वारा जो बजरंग सांड के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज नेठराणा गांव में धरना प्रदर्शन और जो कनेक्शन काटने को लेकर अभियान चलाया गया था दोस्तों, उसको लेकर भी भारी चिंताएं व्यक्त की गई किसानों के साथ इस प्रकार के व्यवहार को लेकर। दोस्तों, कनेक्शन धड़ाधड़ किसानों के काटे जा रहे हैं, वार्ताएं उनके साथ नहीं की जा रही। उनकी मांगे जो 3 साल से लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों के लिए अभी तक प्रशासन आगे नहीं आया है। एक भी मांग उनकी नहीं मानी गई है। 700 से अधिक कनेक्शन अब तक बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन चल रहा था और जो बिल बकाया थे किसानों के, उनके काट दिए गए। और अब एक बार फिर अभियान चलाया है प्रशासन ने। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भारी पुलिस जाब्ते के साथ उधर बस स्टैंड नंबर 1 पर नेठराणा में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले अनेकों किसानों ने आज भी धरना प्रदर्शन किया। और दोस्तों, उन्होंने मांग की, अनेकों मांग थी उनकी। दोस्तों, बादरा क्षेत्र से संबंधित चाहे वो फसल बीमा क्लेम की मांग हो, डीएपी की मांग हो, अनेकों तरह की मांग थी। और आजकल तो बाज़ारों में दोस्तों डुप्लीकेट डीएपी की भी गूंज है और किसानों में चिंताएं हैं कि उनकी फसलें कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो दोस्तों, ये डुप्लीकेट डीएपी के बारे में आगे आपको विस्तार से हम इसकी कवरेज करके भी बताएंगे। और नोहर में डीएपी, डुप्लीकेट डीएपी की एक गोदाम पर छापा मारा गया। दोस्तों, वहाँ मंगेश चौधरी जो कि माकपा के उम्मीदवार है दोस्तों, उन्होंने अपने बलबूते पर अपनी कुशलता के साथ दोस्तों इस डुप्लीकेट डीएपी को पकड़ा। और लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा दोस्तों। तो ये खबरें किसानों के लिए बहुत चिंता बढ़ाने वाली बात है। तो दोस्तों, नेठराणा में धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बार फिर हमारी नज़रें बनी रहेगी कितने कनेक्शन काटे जाते हैं और जो 1,39,00,000 का बकाया बिल बाकी थे वो कितना वसूला जाता है। इसके लिए काउंटर नेठराणा में लगातार विभाग द्वारा लगाया गया है और धरना प्रदर्शन किसानों द्वारा भी लगातार जारी है। 3 वर्षों से लगातार ये धरना प्रदर्शन नेठराणा गांव में चल रहे हैं दोस्तों। कल 20 अक्टूबर को बजरंग सांड के नेतृत्व में जो 28-29 दिनों से डुंगराना गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसका भी दोस्तों महीना होने को आया। कोई भी प्रशासन का एक नुमाइंदा वहाँ वार्ता के लिए नहीं गया। और यही रीज़न है कि जो फसल बीमा क्लेम को लेकर धरना प्रदर्शन डुंगराना में लगाया था, अब उसका एक प्रकार से उग्र रूप और अगला कदम कल देखा जाएगा, जब नंगे पांव किसान आकर उपखंड का घेराव करेंगे, ऐसा दावा है। देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ एकजुट होते हैं और किस प्रकार से मांग प्रभावी ढंग से उठा पाते हैं। दोस्तों, लगातार किसानों का जो है सड़कों पर उतरना जारी है। कल विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में दोस्तों किसानों ने ज्ञापन दिया था, धरना प्रदर्शन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले था, लेकिन नेतृत्व था विधायक बलवान पूनिया का। और यहाँ भी जो बकाया बीमा क्लेम है उसको लेकर धरना। दोस्तों, कितनी अजीब बात है, हमने कल भी आपको बताया था। वो विधायक बलवान पूनिया जिन्होंने एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दी थी, पूरे बादरा क्षेत्र का जो बीमा क्लेम है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और आज नौबत ये आई है कि फसल बीमा क्लेम को लेकर ही धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है विधायक बलवान पूनिया को। इससे बुरी बात और किसानों के लिए क्या हो सकती है। और दोस्तों, जो बोझला और मलसीसर के किसानों को फ्रॉड बता दिया गया था और जो अभी तक जांच चल रही है, जो फर्जी जो जिस प्रकार से बीमा क्लेम उठाया गया था उसकी जांच जो
पीछे भी हमने कई बार आपको विस्तार से बताया है, वो जांच अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। अर्थात कौन कौन फ्रॉड किसान है वो बताया नहीं जा रहा है। अब पहले फ्रॉड किसानों को बताया जा रहा था अपने संबोधन में विधायक द्वारा भी, लेकिन अब जो शब्दों का सुधार करते हुए किसानों को फ्रॉड नहीं कहा जा रहा, कुछ फ्रॉड जो है उनको ही फ्रॉड कहा जा रहा है। किसान तो एकदम सही है, अब पहले किसान फ्रॉड थे। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही बजरंग सहारण की क्षेत्र में एंट्री होती है और एक सफल धरना प्रदर्शन मलसीसर में लगता है, फसल बीमा क्लेम भी लेकर वो उठते हैं। अब डुमराना में 1 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल नंगे पांव किसान आएंगे और उपखंड का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, संभवतः अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं किसानों का क्या होने वाला है, किस प्रकार से किसानों की मांगे मानी जाएगी, या फिर ढाक के 3 पात वही रहेगा रिजल्ट जो अब तक रहता आया है। और दोस्तों उधर स्वर्गीय लालचंद डूडी जो कि सिद्धमुख नहर लाने के लिए एक प्रकार से भागीरथी प्रयास किए थे, उनकी पुण्यतिथि है 19 वर्ष पहले उनका देहांत हुआ था और 19वीं पुण्यतिथि है। 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जयदीप डूडी उनके सुपुत्र, संदीप डूडी उनके सुपुत्रों द्वारा ये जो पुण्यतिथि कार्यक्रम है आर्य समाज भवन में धूमधाम से मनाया जाएगा। और आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, जैसी चर्चाएं क्षेत्र में चल रही है, पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं लेकिन कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और वो बड़ी घोषणा क्या होगी हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। संभवतः वो बड़ी घोषणा कोई भाजपा में एंट्री की भी हो सकती है। ये खबरें झूठी भी भ्रामक भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि 1 साल पहले जब इसी आर्य समाज भवन में 18वीं जयंती मनाई जा रही थी स्वर्गीय लालचंद जी डूडी की, तो उस समय यहाँ घोषणा की गई थी कि हर हाल में वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की टिकट की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं भी मिली तो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या वो हर हाल में चुनाव लड़ने की जो घोषणा है वो अब भाजपा तक आकर रुकने वाली है? दोस्तों देखने वाली बात है, देखते हैं क्या रहता है, किस प्रकार की सभा होती है, कितनी भीड़ जुटती है उनके समर्थकों की, ये भी देखने वाली बात है। और कितनी भीड़ बजरंग सहारण जुटाते हैं दोस्तों। बजरंग सहारण तेजी के साथ उभर कर भादरा के राजनीतिक पटल पर आने वाले एकमात्र सबसे सफल युवा नेता माने जा रहे हैं। क्या बजरंग सहारण कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे? और 2023 के चुनाव तक 1 साल पड़ा है दोस्तों अभी भी। क्या वो इतनी मेहनत, प्रयास, लगन से डटे हुए मैदान में तरक्की कर लेंगे कि वो 2023 के चुनाव में अपना लोहा मनवा सके? और जो शीर्ष उम्मीदवार यहाँ है, चाहे वो भाजपा की टिकट हो, कांग्रेस की टिकट हो, माकपा की टिकट हो या फिर कोई निर्दलीय हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो यहाँ टक्कर दे सकते हैं, ये देखने वाली बात है। और नज़रें हमारी लगातार बनी रहेगी पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी के साथ भादरा में बदलते जा रहे हैं और इन बदलते हुए घटनाक्रम में कौन नेता पाला बदलता है, कौन कहां से कहां जाता है, कौन पुनः किस पार्टी में आता है, अक्सर घोषणाएं तो यही होती है, जो पार्टी छोड़ते हैं तो मेरे लिए सूटेबल नहीं थी, ये इस पार्टी की नीतियां खराब है, फलां दिगड़ा जो भी है दोस्तों आरोप लगाते हैं। लेकिन वापस जब पार्टी में वो नेता पुनः आते हैं तो घर वापसी बताते हैं। तो देखते हैं भादरा में भी कोई घर वापसी इस प्रकार की होती है क्या? दोस्तों सुनने में तो ये आया है कि एसपी सिंह भी भाजपा की टिकट की जुगत में है। क्या वो भाजपा की टिकट को भी पाएंगे? कांग्रेस की टिकट की लाइन में कोई नहीं है, कांग्रेस की टिकट का कोई नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। बेशक नाम भारतीय जनता पार्टी की टिकट का ही नहीं ले रहा, लेकिन चर्चाओं का जो बाजार गर्म है उसमें भाजपा की टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ती हुई बताई जा रही है। कांग्रेस की टिकट चर्चाओं के बाजार में भी बिल्कुल नहीं है। तो क्या कांग्रेस की टिकट लेने वाला कोई दावेदार भी यहाँ नहीं बचा? दोस्तों देखते हैं, अगर ऐसी स्थितियाँ रही तो बजरंग सहारण ये साहस कर सकते हैं
देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, कौन कांग्रेस की टिकट लेते हैं, कौन माकपा की टिकट से लड़ता है, कौन भाजपा की टिकट से लड़ते हैं। लेकिन एक खबर मैं आपको आज बताऊंगा, जिस खबर के ऊपर आप गौर कीजिएगा। उस खबर में दोस्तों एक चीज़ साफ उभर कर आ रही है कि मीनू बेनीवाल भी एक बार भादरा में आ रहे हैं, मलखेड़ा गांव में। और मलखेड़ा गांव में मीनू बेनीवाल का जो प्रोग्राम है वो एक कबड्डी प्रतियोगिता का है। वो दोस्तों भाजपा के कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक प्रकार से ये जो कार्यक्रम है वो सुनील बराला जो कि है भाजपा के जिला कार्य समिति के सदस्य है, उनके द्वारा, उनके देख रेख में, उनके नेतृत्व में प्रमोद पूनिया, जोगी न्योल, अक्षय पूनिया, सुनील न्योल, कुलदीप, कुलवीर, मुकेश बानी, सतवीर, सुनील हेटला और टोनी चोपड़ा और रमेश रोमन आदि ये दोस्तों कार्यकर्ता हैं, जिनकी मेहनत लगन से, ग्रामीणों के सहयोग से ये कबड्डी प्रतियोगिता 21 अक्टूबर से अर्थात परसों से प्रारंभ होने वाली है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और 21,000 रुपये विजेता पुरस्कार है, 11,000 रुपये उप विजेता पुरस्कार दिया जाएगा। और 60 किलो वजन की कबड्डी ये प्रतियोगिता है, जिसमें चौथी विशाल प्रतियोगिता है। प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे, आसपास की सभी प्रसिद्ध टीमें इसमें भाग लेगी। तो इसमें उद्घाटनकर्ता जो है उसका नाम जो है वो आप सुनकर चौंक जाएंगे, टीम कैप्टन मीनू बेनीवाल। दोस्तों ये उद्घाटन करता है। मुख्य अतिथि यहाँ संजीव बेनीवाल भी है, पूर्व भाजपा विधायक। और इसके अलावा जो बिश्नोई समाज सेवी है वो भी यहाँ भाग ले रहे अतिथि बनकर। तो संजीव बेनीवाल और मीनू बेनीवाल दोनों एक मंच पर क्या आएंगे, ये कार्यक्रम भी देखने वाला है। ज़रूर हमारी नज़रें रहेगी, हम प्रयास करेंगे इसकी पूरी कवरेज करने का भी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ आज की अन्य खबरों की, तो मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। कांग्रेस को एक नया जो कैप्टन मिला है दोस्तों, खड़गे के रूप में, मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में चुनाव हुआ। और ये कुल मिला के 6ठा चुनाव कांग्रेस का हम मान सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस पहला चुनाव जीते थे। मैं आपको विस्तार से बताऊं तो 1580 वोट सुभाष चंद्र बोस ने उस समय लिए थे, सीतारमैया उनके सामने थे। 1939 को ये चुनाव हुआ था, 1337 वोट सीतारमैया को मिले थे और सुभाष चंद्र बोस यहाँ चुनाव जीते थे। लेकिन सीतारमैया जो है वो महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे दोस्तों, जो कि इस चुनाव में पहले ही चुनाव में हारे थे। तो गांधी परिवार को उस समय ही यहाँ मात मिलने लगी थी। उसके बाद में पुरुषोत्तम दास टंडन चुनाव लड़े थे दोस्तों, 1306 वोट लिए थे। और इनके सामने थे जेबी कृपलानी, ये 1950 को चुनाव हुआ था, 1092 वोट लिए थे जेपी कृपलानी ने। और ये जवाहरलाल नेहरू के समर्थित उम्मीदवार थे। लेकिन पुरुषोत्तम टंडन यहाँ चुनाव जीते, अर्थात यहाँ भी गांधी परिवार की एक प्रकार से हार हुई थी। ये गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष है दोस्तों। और अब जो बने हैं खड़गे वो भी गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष हैं। नीलम संजीव रेड्डी उसके बाद में चुनाव जीते थे। वीवी गिरी यहाँ चुनाव हारे थे, 1977 में ये हुआ था। और वीवी गिरी इंदिरा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे दोस्तों। और यहाँ भी नीलम संजीव रेड्डी जीते थे, लेकिन वो कांग्रेस का एक आधिकारिक उम्मीदवार था। और उसके बाद में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को भी निकाला था। उसके बाद में कांग्रेस के टुकड़े भी हुए थे। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई के नाम से नई कांग्रेस भी बनाई थी। उसके बाद में सीताराम केसरी ने चुनाव लड़ा था। ये 1997 का चुनाव था दोस्तों। 6224 पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोट लिए थे। और उन्होंने शरद पवार को हराया था, जो कि धुरंधर नेता थे कांग्रेस के। अब उन्होंने अपनी एनसीपी के नाम से अलग पार्टी महाराष्ट्र में बना रखी है। और थोड़े दिन पहले वो उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार भी बनाए हुए थे। 882 वोट मिले थे उनको मात्र। और यहाँ राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिता भी, जो कि एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको भी 354 वोट मिले थे। शरद पवार को 882 वोट मिले थे। और ये चुनाव भी सीताराम केसरी ने जीता था, जो गैर गांधी परिवार से थे। उसके बाद में 5वां चुनाव सोनिया गांधी ने जीता था। और यहाँ 75 वर्षों में दोस्तों 41 वर्ष गांधी परिवार ही इस अध्यक्ष पद पर रहा है। तो सोनिया गांधी को 7448 अब तक के सबसे सर्वाधिक वोट
मिले थे और विपक्षी उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद को 2000 में हुए चुनाव में मात्र 94 वोट मिले थे। ये छठा चुनाव है खड़गे बनाम थरूर का जो चुनाव था, और यहाँ खड़गे ने 7,897 वोट लेकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये एक प्रकार से आधिकारिक उम्मीदवार तो यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस समर्थित मान सकते हैं, सारे कांग्रेस के आला नेताओं का और शीर्ष नेतृत्व का उम्मीदवार जो था वो खड़गे थे। और खड़गे ने 7,897 वोट लिए और 1,072 वोट शशि थरूर ने लिए। और इस प्रकार से कांग्रेस को नया कप्तान मिला है। लेकिन क्या ये 1,072 वोट अब मिलने क्या ये संतुष्ट है? और गांधी परिवार से अलग जो अध्यक्ष बना है, क्या वो गांधी परिवार की कठपुतली नहीं बनेगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप बार बार लगा रही है? ये देखने वाली बात है दोस्तों। 416 वोट यहाँ खारिज हुए हैं दोस्तों। 9,385 कुल वोट आज पड़े हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने विधिवत रूप से अध्यक्ष के निर्वाचित होने की घोषणा की और पूरे देश में कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। वर्षों बाद ये कांग्रेसियों ने जश्न मनाया दोस्तों। 22 साल बाद तो अध्यक्ष के चुनाव हुए और लगातार, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कांग्रेस हार दर हाल झेलती जा रही है। जश्न का मौका बहुत वर्षों बाद कांग्रेस ने एक अध्यक्ष पद के विधिवत चुनाव में, एक प्रकार से कांग्रेस में अब लोकतंत्र कायम हुआ है। तो क्या ये लोकतंत्र बहुत बड़ी चुनौती इस जो अध्यक्ष बने हैं खड़गे उनके लिए होगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों 2004 से 2014 तक मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। कांग्रेस सत्ता में थी देश में और मनमोहन सिंह पीएम थे 10 वर्ष तक 2 योजना में। लेकिन यहाँ अध्यक्ष गांधी परिवार की सोनिया थी। यहाँ सोनिया की देखरेख में सोनिया के हाथों बागडोर थी देश की, और सोनिया के हाथों की कठपुतली माने जाते थे मनमोहन सिंह। तो यहाँ मैं अगर जिक्र करूँ आपको, तो मनमोहन सिंह के समय में एक अध्यादेश पास हुआ था दोस्तों संसद में, और राहुल गांधी ने संसद में उस अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी सबके सामने। पूरे देश की सुर्खियां बनी थी अखबार की और मीडिया चैनलों की। और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं, सीताराम केसरी अध्यक्ष बने। उसके बाद में सीताराम केसरी का क्या हुआ, हाशिए पर धकेल दिए गए और उसके बाद में पार्टी भी छोड़कर चले गए। उनका निधन भी हो गया था। बहुत दुर्गत लास्ट अंतिम समय में सीताराम केसरी की हुई थी। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा कोई डिसीजन ले पाएंगे जो जिससे पार्टी स्ट्रोंग हो और गांधी परिवार की अवहेलना हो? गांधी परिवार की अवहेलना ना हो और पार्टी स्ट्रोंग हो, ऐसा कौन सा डिसीजन हो सकता है? वो डिसीजन अगर होता तो वो तो गांधी परिवार भी ले सकते थे, उनके हाथ में अभी तक बागडोर थी। लेकिन अगर ऐसा डिसीजन लेने के लिए वो आगे आए तो दोस्तों यहाँ बगावत होनी, कांग्रेस में फूट पड़नी और कांग्रेस बहुत भारी संकट में भी गिरनी तय मानी जा रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पार्टी में बहुत वर्षों बाद, 22 वर्षों बाद एक प्रकार से लोकतंत्र की बहाली हुई है। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव हुआ है, मैं तो कहता हूँ सभी पार्टियों में इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए। भाजपा में भी चुनावी प्रक्रिया होती है, लेकिन वहाँ निर्विरोध ही चुन लिए जाते हैं। निर्विरोध दोस्तों किसी भी मायने में एक निर्वाचित से कम नहीं होता, वो सर्वसहमति होती है। अर्थात पार्टी में किसी प्रकार की फूट टूट विद्रोह इस प्रकार के बीज नहीं है। इसका संकेत यही होता है। अगर यहाँ भी निर्विरोध रूप से गांधी परिवार के अलावा अगर कोई अध्यक्ष चुना जाता तो यहाँ भी एक अच्छी परंपरा ये मानी जा सकती थी। लेकिन चुनाव हुए हैं तो ये बहुत अच्छी मानी जा सकती है। किसी लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा और क्या पर्व हो सकता है? तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, विशेषकर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। देखते हैं वो अब इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं। इसी वर्ष गुजरात के चुनाव होने हैं, इसी वर्ष हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने हैं। क्या इन चुनावों में सफलता मिलेगी? और इन चुनावों के बाद में 2023 में राजस्थान सहित भी 6-7 राज्यों के चुनाव होने हैं 2024 से पहले। अगर इन चुनावों में लगातार कांग्रेस पराजय झेलती रही तो एक बार फिर विद्रोह
और विरोध स्वर उभर कर सामने आएगा। दोस्तों, कांग्रेस का ये सदैव का चलन रहा है और एक बार फिर से गांधी परिवार के हाथ में इसकी बागडोर आएगी। नहीं आए और पार्टी मजबूत हो तो दोस्तों इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुख्य विपक्षी दल उभर कर सामने नहीं आ रहा और ये किसी लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी बात कतई नहीं कही जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र वही स्वस्थ माना जाता है जहां विपक्ष भी मजबूत हो और आंदोलन धरना प्रदर्शन के साथ सत्ता पक्ष को चेताता रहे, जगाता रहे और सही मार्ग पर अच्छे निर्णय करने के लिए सजग करता रहे। तो इसके साथ ही दोस्तों आज की विश्लेषण में इतना ही। अब हम बात करते हैं दोस्तों मौसम के मिजाज की। और आज क्या दिन है? आज 19 अक्टूबर को दोस्तों फिल्मी अभिनेता सन्नी देओल का जन्मदिन है। 1956 में उनका जन्म हुआ था और भारत में निर्मित पहला MiG-21 विमान 1970 में आज ही के दिन सेना में शामिल हुआ था। ये भारत के लिहाज से बहुत अच्छी खबर आज की हम मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मंडियों के भाव आपको बताते हैं। सरसा मंडी से नरमा 8761, गेहूं के भाव 2340, कपास के भाव 8375, सरसों के भाव 6000, आदमपुर मंडी में ग्वार 4491, नरमा 8983, कपास 8570, सरसों के भाव 6300 रुपये प्रति क्विंटल। नौर में ग्वार 4485, चना 4600, मोट 5661, सरसों 6507, अरंडी के भाव 7000 और बाजरा के भाव 1860, नरमा 8870, कपास 8500, मूंगफली के भाव 5950, गेहूं के भाव 2400 रुपये प्रति क्विंटल। कल जो केंद्र सरकार ने दोस्तों जो सौगात दी थी रबी फसलों की, जो दाम MSP बढ़ाए थे दोस्तों रबी फसलों के, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं, उसके बाद में लगातार गेहूं के भाव जो है किसानों की एक प्रकार से मुस्कान चेहरे के ऊपर लाते जा रहे हैं। और गेहूं के 2015 के भाव थे और उसके बाद में 2125 मिले 110 रुपये बढ़ाए गए। जौ के भाव में जो 1635 थे पहले वो 1700 अब 35 हो गए, 100 रुपये बढ़ाए गए। और चना की फसल में भी दोस्तों 5230 रुपये समर्थित मूल्य था जिसको 5333 कर दिया गया, 105 रुपये बढ़ाए गए। और मसूर में भी 5500 से 6000 अर्थात 500 रुपये मसूर में समर्थन मूल्य जो है बढ़ाया गया। सरसों में भी 5050 से अब 5450 समर्थन मूल्य हो गया है अर्थात 400 रुपये बढ़े हैं। इसके अलावा कुसुम्ब का भी 5441 से अब 5650 अर्थात 209 रुपये समर्थन मूल्य बढ़े हैं। और इसके बाद में लगातार आप देख रहे हैं मंडियों के भावों में भी तेज़ी है। और रावतसर मंडी का जिक्र करें तो नरमा 8775, चना 4600, गेहूँ 2355 रुपये, जबकि मोठ 5900, मूंग के भाव 6750, तिल के भाव काले तिल के भाव 12400, जौ के भाव 2745 और बाजरा के भाव 1830, तारामीरा के भाव 4950, हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8900 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी एलनाबाद मंडी में नरमा 8730, कपास 8400, सरसों 6262, चना 4645, ग्वार के भाव 4350, बाजरा 1790, तारामीरा 4800, मोट के भाव 5100 और मूंगफली 5700 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। इसके अलावा मौसम का मिजाज आपको बताएं तो 19 अक्टूबर को 32 से 34 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहा। कल 35 की भविष्यवाणियाँ थी, 1 डिग्री कम रहा, लेकिन 34 डिग्री तेज धूप आज निकली दोस्तों। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा, मात्र 2 से 3% ही बादल छाए रहे। रात्रि को भी 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, मात्र 2 से 3% बादल छाए रहेंगे। 20 अक्टूबर को भी 23 से 31 डिग्री सुबह और 33 से 34 डिग्री कल दोपहर को मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। 27 से 31 डिग्री देर शाम को रहेगा और सुबह 20% से दोपहर को 30 और देर शाम को 50% बादल छाए रहेंगे, जो कि रात्रि को घटकर मात्र 10% बादल रहेंगे। कुल मिला के मौसम साफ रहेगा। 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कमोबश यही क्रम कल रात्रि को रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे।
नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और एक घटना मैं आपको बताऊं दोस्तों, चलते चलते तो रात्रि को कल बीएसएनएल टावर के पास एक मनिहारी की दुकान में, जो कि जय सिंह रेगर की दुकान है, उसमें अचानक आग लग गई थी रात्रि 10 बजे। और जब तक लोगों ने फ़ोन किया, दमकल आती, आग बुझाती, उससे पहले सारा सामान जलकर स्वाह हो चुका था। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।